मेरा नाम नीलेश भारद्वाज है। मैंने बिहार जुडिशियल सर्विसेज में 61st रैंक प्राप्त किया है और आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के ज़रिए मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BBA LLB प्रोग्राम विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ से किया है, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से एफिलिएटेड हूँ। मैं इस यूनिवर्सिटी का BBA LLB प्रोग्राम का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और 2018 जुलाई में मैंने अपनी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की और मैंने इसी दौरान एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उनके मार्गदर्शन में मैंने अपनी पूरी तैयारी की। मैं आपको अपनी जुडिशियल जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम जो कि दिया था वो मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का था और उसके प्रीलिमिनरी में मैं 1 नंबर से फ़ेल हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा एग्ज़ाम यूपी का दिया। यूपी के एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन मेरा नेम फाइनल लिस्ट में कुछ नंबरों की वजह से नहीं आ सका। इसके बाद मैंने बिहार दिया और बिहार में अंततः मैं सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में। ये अन्य एग्ज़ामों की तरह 3 चरणों में होता है। सबसे पहला चरण प्रीलिम्स होता है, दूसरा चरण मेंस होता है और लास्ट स्टेज इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एक बस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और ये बिहार जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2 पार्टों में बटा होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर है, पेपर 2 लॉ का पेपर है। तो पेपर 1 सॉर्ट आउट करने के लिए आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो। आपका स्टैटिक पार्ट प्योर स्क्वेयरली ल्यूसेंट से कवर हो जाता है। साथ ही साथ चूँकि जनरल साइंस एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है बिहार में, तो आपको जनरल साइंस के लिए ल्यूसेंट की एक अलग एडिशन वाली बुक आती है, वो भी लेना पड़ेगा। ये हमने स्टैटिक पार्ट का डिस्कशन कर लिया। करंट के लिए आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो। आप क्या करना, मैं क्या करता था कि मैं डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूज़पेपर में उसको लिख लेता था, ताकि मैं उसको बाद में जाके ईज़िली रिवाइज़ कर सकूँ। साथ ही साथ मैंने प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ा। बहुत ज़रूरी है एक मंथली मैगज़ीन पढ़ना। आप कोई और भी मैगज़ीन पढ़ सकते हो, जैसे कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या कोई और भी मैगज़ीन जो भी आपको सूट करे। लेकिन आप जब भी पढ़ना, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते रहना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका अप्रोच सही होना चाहिए। आप जब भी पढ़ो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, ताकि आप जब उसको रिवाइज़ कर रहे हो तो आपका ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं हो। तो जनरल नॉलेज के पार्ट को आप ऐसे ही कवर करोगे और बार बार पढ़ोगे उसको, बिकॉज द आइडिया इज़ यू शुड रिवाइज मोर सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द पेपर 2 विच इज़ लॉ। लॉ के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मूलतः 6 प्रकार के सब्जेक्ट प्रीलिम्स में होते हैं और आपको इनमें से सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम लॉ प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट आता है। उसके दूसरा पेपर जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। जो तीसरा पेपर आपका होगा वो होता है हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ। जो आपका चौथा पेपर है वो होता है लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट। जो हमारा आखिरी पेपर है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। ये जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रीलिम्स में अकर नहीं होता है, इसलिए आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भूल गया, वो है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ 4 सब्जेक्ट से बनता है, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है एंड कंपनीज एक्ट है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार जुडिशियल सर्विसेज में ये मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है। मेंस में वो डिस्ट्रीब्यूशन है बट प्रीलिम्स में नहीं है, इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आप उसको कैसे पढ़ सकते हो? प्रीलिम्स में एक चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस लार्जली बेयर एक्ट ओरिएंटेड होंगे, तो आपको बेयर एक्ट बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेयर एक्ट से कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कौन सा सेक्शन किस अमेंडमेंट से आया, किस ईयर में आया। तो आपको बेयर एक्ट को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और बार बार रीड करना पड़ेगा। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मटेरियल पढ़ें। चूँकि मैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का छात्र था तो मैंने हेवली उस पर रिलाई किया। आप क्या कर सकते हो, आप कोई और बुक भी परचेज़ कर सकते हो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है। सारी ही बुक सही है। मैं बुक का डिटेल आपको जब मैं मेंस डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा। आगे हम चलते हैं कि आपको ये बिहार के साथ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें केसेस भी आएंगे। तो केसेस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक लैंडमार्क केसेस में आपके इंग्लिश केसेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल डेरी वर्सेस पीक इज़ अ लैंडमार्क केस ऑन टॉर्ट, सो दे मे आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट। और रीसेंट केसेस भी आते हैं।
रीसेंट केसेस में जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है बिहार में कि आपको जो मेमो होता है पार्टीज़ का वो पूरा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2018 के प्रीलिम्स में आया था और क्वेश्चन क्या था कि किस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये पारित किया है कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने सबसे पहला ऑप्शन दिया शायरा बानो, दूसरा ऑप्शन दिया प्रवीण बीबी का। अब दिक्कत क्या आ जाती है कि ये दोनों ही पेटिशनर्स थे उस केस में। हाउएवर लोग यूजुअली शायरा बानो ही केस के नाम से जानते हैं, इसलिए आप मेमो ऑफ द पार्टीज़ दोनों ही देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब ये बात तो हुई प्रीलिम्स की, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फेज़ पे चलते हैं मेंस। प्रीलिम्स तो बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और आप इसमें जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लो उतना अच्छा, लेकिन उसका कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि इवेंचुअली वो फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होगा। बट ये चीज़ हम मेंस के साथ नहीं कह सकते। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि मेंस ही डिटरमाइन करेगा कि आपका रैंक कैसा रहेगा ओवरऑल फाइनल रिजल्ट में। तो जो मेंस है उसके लिए ये पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पेपर आपका जनरल एलिमेंट्री हिंदी होता है। इसमें आप जो बेसिक पढ़ते हो हिंदी के लिए, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, कुछ 6-7 टॉपिक दिया होगा उन्होंने, आपको एक चीज़ पर ऐसे लिखना पड़ेगा और मुहावरे, अनेक शब्दों के एक शब्द, ऐसे प्रश्न आते हैं 100 नंबर का। ये बस एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इसमें 30% लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ग्रामर पे अच्छे से फोकस करें और साथ ही साथ ऐसे राइटिंग भी करें। जो जनरल इंग्लिश आता है वो भी बहुत एलिमेंट्री होता है और ये भी बस क्वालिफाइंग ही पेपर है, आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये दोनों सब्जेक्ट्स 100 मार्क के होते हैं, तो 30 नंबर ही क्वालिफाइंग होता है। साथ ही साथ आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंग्लिश का पेपर सरल होता है कंपैरेटिवली हिंदी के। जो हमारा तीसरा पेपर होता है वो होता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज जैसे मैंने आपको प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी में बताया, स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही सेम रहेगी, बट इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्या होगा कि आपको पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछेंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किस डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो आप बेटर स्कोर कर पाओगे। एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि बिहार छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, 1 मार्क के, 2 मार्क के, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार का कल्चर कैसा है, तो आपको ये भी सिंपली तैयार करना है। इसके लिए आपको एक्सटेंसिव स्टडी नहीं करनी है, बस स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। आप ल्यूसेंट पढ़ोगे, ल्यूसेंट का पूरा स्टैटिक पार्ट कवर करोगे, उसमें से हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। साथ ही साथ हम इंडियन एक्सप्रेस या कोई और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और प्रतियोगिता दर्पण जैसी कोई भी मैगज़ीन हम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक और ये 150 मार्क्स का होता है, इसलिए पेपर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जो नेक्स्ट पेपर है वो है एलिमेंट्री जनरल साइंस का। एलिमेंट्री जनरल साइंस मेरे हिसाब से यही पेपर है जो रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस पेपर को इग्नोर करते हैं। एलिमेंट्री जनरल साइंस के लिए ल्यूसेंट की एक अलग किताब आती है जनरल साइंस की, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप उसे बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैंने एलिमेंट्री जनरल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो अच्छे से आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके बाद लॉ पेपर्स आते हैं। लॉ पेपर में एक कंपलसरी पेपर होता है, इसके अलावा 5 और पेपर है जिसमें से आपको 3 कोई भी पिक करने हैं। जो कंपलसरी पेपर है उसको हम प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं और ये 5 सब्जेक्ट से बना हुआ है। लॉ ऑफ एविडेंस, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। जो CPC है, CPC के लिए आप टकवानी बुक को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हो। एक चीज़ हमें यहाँ पे गौर देने की ज़रूरत है, ये है कि हमें ऑथोरिटेटिव बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मुल्ला, सरकार या HM सीरवे की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है और हमारे पास बहुत कम टाइम है। इसलिए हम एक बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे जो भी आपका यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करता है। CPC में आप टकवानी पढ़ सकते हो, कोई और पब्लिकेशन जो आपका यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करता है वो भी पढ़ सकते हो। CRPC में आप केलकर की किताब पढ़ सकते हो, आप R&D भी पढ़ सकते हो। एविडेंस के लिए रतनलाल धीरजलाल एक अच्छी किताब मानी जाती है, कुछ लोग अवतार सिंह भी पढ़ते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आप बेयर एक्ट पे ही फोकस करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन आप केसेस को पढ़ते रहना। जो रीसेंट केसेस आ रहे हैं, जो रीसेंट अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हैं जो किसी प्रेसिडेंट का ही कॉन्सिक्वेंस है। जो स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट है उसमें आप बस बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो एविडेंस एंड प्रोसीजरल लॉ की ये स्ट्रैटेजी है। जो हमारा दूसरा पेपर है, चूँकि अब इसके अलावा 5 पेपर होंगे, 5 ऑप्शनल है, उसमें से आप कोई भी 3 पिक कर सकते हो। वो 5 ऑप्शनल पेपर है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और जो एक और पेपर है वो हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ है। तो आप कोई भी 3 पेपर पिक कर सकते हो। मैंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ एंड टॉर्ट किया था, फिर मेरा दूसरा पेपर कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था, मेरा तीसरा पेपर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रस्ट, इक्विटी
एंड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट था। मैंने ये पेपर को इसलिए पिक किया था क्योंकि मैं इन पेपर को लेके कन्वीनियंट था कॉलेज डेज से, इसलिए आप अपने इंडिविजुअल चॉइसेस पे कर सकते हो। कोई भी पेपर पिक करने से मार्क्स का डिफरेंस नहीं होगा, अगर आप अच्छा लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। अब इंडिविजुअल बुक्स की हम बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप MP जैन पढ़ सकते हो। MP जैन की जो सिंगल एडिशन वाली बुक आती है, क्योंकि स्टूडेंट एडिशन जो बुक होगी वही आपके लिए बेटर होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके लिए आप टकवानी पढ़ोगे, बहुत अच्छी बुक है वो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मोहम्मदन लॉ के लिए आप अकील अहमद की किताब पढ़ सकते हो। जो हिंदू लॉ है उसके लिए पारस दीवान आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा लॉ ऑफ ट्रस्ट में आप बस बेयर एक्ट रीडिंग ही दोगे तो सफिशिएंट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेयर एक्ट ही सफिशिएंट है। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में आप पूनम प्रधान सक्सेना की बुक पढ़ सकते हो। इक्विटी के लिए आपको ऑनलाइन मटेरियल पे ही रिलाई करना बेटर है। मेरे साथ क्या था कि मेरे को ना बहुत कोचिंग में बहुत सारे मटेरियल मिल गए तो मैंने उस पर रिलाई किया, लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद साधन नहीं है कोचिंग करने का, या जो अभी दिल्ली में नहीं रहते हैं, उन लोग के लिए बेटर है कि वो कोई भी बुक प्रिस्क्राइब करें। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा बुक पढ़ें, ये ज़्यादा मैटर करता है आप उस बुक को कैसे पढ़ रहे हो, कितने बार से पढ़ रहे हो। व्हाट इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड इज स्मार्ट स्टडी। नाउ कमिंग टू द अनदर टॉपिक, इसी से रिलेटेड मेरे ख्याल में हमने सारे बुक्स मेंशन कर लिए हैं ब्रीफली। जो कॉमर्शियल लॉ है, कॉमर्शियल लॉ में आप बेयर एक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे मेंस के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है, बट आप लैंडमार्क केसेस ज़रूर पढ़ो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के और पार्टनरशिप एक्ट के। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो मेरे ख्याल में सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह या बांग्या भी प्रेफर कर सकते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए रतनलाल धीरजलाल की किताब काफ़ी अच्छी है, आप बांग्या भी कर सकते हो। आई फर्दर क्लैरिफाई दैट एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रिपीटेटिव, आई एम स्टेटिंग इट फर्दर दैट यू कैन रीड एनी बुक. Whatever book I have suggested is on the basis of what I have read during college days. You may read some other material altogether, but you must follow a basic standard book which has been prescribed by your university. जो हमारा अगला स्टेज आता है वो हमारा आता है इंटरव्यू का। बिहार की सबसे बड़ी खूबी ये है इंटरव्यू की कि इंटरव्यू 35% कट ऑफ लेके चलता है। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, तो आपको 35% मार्क्स लेना ही पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये चीज़ है कि इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी असेस होता है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेरे से जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आपको बताता हूँ। मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉ ऑफ टॉर्ट एंड टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है। फिर मेरे से पूछा गया था कि सेक्शन 9 के अंदर जो इम्प्लाइड रिस्ट्रिक्शन है वो क्या क्या है, आप उनको जरा एक्सप्लेन करें। साथ ही साथ मेरे से राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने अपने लीडिंग ओपिनियन में बताया था कि स्क्रैपिंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, उसको भी लेके थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी मेरे और बोर्ड के बीच में। इसके अलावा अनेक क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बता दूँ। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस का पार्ट तो नहीं होते हैं, फिर भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड से मुझे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस से आप बेसिक क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो, क्योंकि हम प्रीलिम्स या मेंस को तो खुद से कवर कर सकते हैं कुछ हद तक, बट इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मॉक सेशंस में पार्ट लें। मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का ही मॉक सेशन पार्ट लिया था, आप भी ले सकते हो। आप मॉक सेशन से आपको क्या हेल्प होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको खुद को कैसे कंडक्ट करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जब यूपी का इंटरव्यू दिया था तो मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट इंटरव्यू में मैंने बस 40 नंबर स्कोर किया था यूपी में। वहाँ पे क्या दिक्कत आ गई थी कि अगर मेरे से पूछा गया था सेक्शन 406 क्या है IPC का, तो मैंने बोला था पनिशमेंट फॉर CBT। चूँकि मैंने CBT बोल दिया तो इट कॉस्टेड मी अ ग्रेट डील इन द फाइनल मार्क्स शीट। तो आप भी केयरफुल रहना, बहुत प्रोफेशनल रहना है। एट द सेम टाइम आप बहुत पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे, और अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते फिर भी कोई बात नहीं, आप पोलाइटली बोल सकते हो सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, और सॉरी सर आई विल रीड अबाउट इट। सो डिफरेंट तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। व्हाट इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड इज दैट यू शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड यू शुड नॉट हैव प्री कंसीव सेट ऑफ नोशंस कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आंसर राइटिंग को लेके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी आंसर लिखो मेंस के लिए तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है कंटेंट, तीसरा पार्ट होगा कंक्लूजन। मैं एक क्वेश्चन के ज़रिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट व्हाट डज आर्टिकल 21 एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स। नाउ यू कैन फर्दर से that Article 21 as originally drafted contained the expression due procedure.
However, upon the recommendation of Sir Felix Frankfurter, the expression was changed to provide for procedure established by law to ensure that there is not unending litigation. Now you will come to the body, that is the content. Now what you will do in content is, आप बताओगे कि whether Article 21 is a complete code, that is to say कि क्या Article 21 Article 14 और 19 के टेस्ट से सब्जेक्टेड है. आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो. जस्टिस फैजल अली का जो माइनॉरिटी ओपिनियन था, जो आज के टाइम में करेक्ट ओपिनियन माना जाता है. फिर आप आर सी कूपर लिख सकते हो. आप जस्टिस भागवती का, मेनका गांधी का लीडिंग ओपिनियन लिख सकते हो. इसके साथ ही साथ आप बहुत सारे फेसेट्स पे जाओगे, जैसे राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है, आप उसे प्रेम शंकर वाला केस लिख सकते हो. आप साथ साथ जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने जो जजमेंट दिया था एम.एच. हॉस्कॉट में लिख सकते हो. उन्हीं का जजमेंट जो सुनील बत्रा में, आप वो भी लिख सकते हो. उसके अलावा आप इन्वायरमेंट को लेके भी कुछ क्लॉजेज लिख सकते हो. आप राइट टू डाई उसका पार्ट है नहीं है. अभी प्रिवेसी भी उसमें रेड डाउन हो गया है. तो आप प्रिवेसी को क्या करोगे. लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग प्रिवेसी, इट शुड नॉट मेनली बी लाइक इन पुट्टुस्वामी. The Consti bench of Honorable Supreme Court has said that right to privacy is intrinsic part of Article 21. But you must also specify the limitations. जो उसके 3-4 लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किए Honorable Supreme Court ने, जस्टिस धनंजय यशवंत चंचूर ने, आपको मेंशन करोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा. साथ ही साथ आप एक और चीज़ कर सकते हो इन सब के बाद. केसेस, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको अपना आंसर बहुत बेसिक रखना है. ऐसा रखना है ताकि लोग समझ सकें जो चेक कर रहे हैं. और कोई भी एग्जामिनर आपका आंसर ढूंढेगा नहीं कि ये चीज़ में दी है या नहीं दी है. तो आपको उसमें अपरेंटली सब कुछ लिखना है. आप हेडर्स देते रहो, अंडरलाइन करते रहो. ये सब चीज़ें लॉन्ग वे में बहुत हेल्प करेगी. अब कंक्लूज़न हमेशा क्लोज एंडेड होना चाहिए. आप उसको हमेशा सिंक में रखो. आप क्लोज एंडेड में क्या लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट Article 21 has been given expansive interpretation by Honorable Supreme Court. However, certain questions which needs to be yet decided. For example, whether a private entity which pollutes environment can be made liable to compensate under Article 21. If my knowledge serves me well, the same has been left open after the judgment in 1987 of MC Mehta. तो आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो. और कंक्लूज़न हमेशा सिंक में होना चाहिए. ये नहीं हो कि इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूज़न बिल्कुल ही अलग हो. आप बहुत बेसिक अप्रोच रखो. बेसिक अप्रोच बहुत हेल्पफुल होता है. अब ये तो बात हो गई हमारे तीनों स्टेजेस की. अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब जो एग्ज़ाम्स है बहुत टैक्सिंग है. आपका इसमें बहुत एनर्जी जाएगा, बहुत टाइम जाएगा. लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप ट्राई करते रहोगे, आप अपने एफर्ट में नंबर 1 रहोगे, तो रिज़ल्ट आज या कल आएगा ही आएगा. अपने आप पे फेथ रखो, आप बहुत अच्छा करोगे. आप अपने पे फर्म बिलीव रखोगे. आप अपने आप को कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करो. खुद को मोटिवेट करते रहो. आई फर्मली बिलीव दैट persistence is the passport to success and success breeds from failure. So be patient, good things will come to you.